हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं आगे लेसन जो आप समाज विद्या यानी कि एसएस में समझ गए होंगे। लाल बहादुर शास्त्री पढ़ा होगा, है ना, जो हम हिंदी में समझने वाले हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री की कुछ बातें हमने पढ़ी। आगे और क्या है, तो शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे, यानी कि कहीं पर भी गए वह सामान्य ही बने रहे। कोई पद पर हो या कोई बड़े हुद्दे पर हो, कोई भी कहीं पर भी हो, पर वह सामान्य रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। ये 3 गुण इनमें दिखाई दिए। कौन से? तो विनम्रता, सादगी और सरलता। बराबर, ये 3 गुण ये लाल बहादुर शास्त्री के अंदर बहुत अच्छे थे, जिनकी वजह से वह बहुत आगे बढ़ते गए। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। क्यों? क्योंकि बापू भी इसी तरह से विनम्र थे, सादगी भरा उनका जीवन था और सरलता थी उनमें। तो करीब थे, करीब यानी नज़दीक थे, बापू के नज़दीक। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही बापू से प्रभावित हो गए थे। बापू के ये गुण इनमें भी है और इन वजह से, इन सहयोग से, समन्वय से वह बापू से प्रभावित हुए थे और उस वजह से सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बापू के साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों, कुछ सोचने वाले चिंतकों, डॉक्टर भगवान दास तथा बापू, ये 2 थे, डॉक्टर भगवान दास और बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे, यानी कि दूसरों को भी समझाते रहे कि आप ऐसे जीवन जियो और शामिल हो जाओ। शास्त्री जी के संबंध में मुझे यानी कौन? शंकर दयाल शर्मा को मुझे बाइबिल क्या है? धर्म ग्रंथ। किसका? ख्रिस्तियों का। बराबर, तो ईसाई लोगों का ये धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारा कौन सा है? महाभारत, रामायण, है ना, गीता, वैसे उन लोगों का ये बाइबिल है। कि वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। वारिस यानी हमारे बाद जो संभालने वाला, कामकाज संभालने वाला हो वह वारिस। बराबर, तो बाइबिल में भी ये लिखा हुआ है। यानी कि सभी धर्मों में कहा गया है कि विनम्र बनो।
विनम्र के गुण सब में होने चाहिए। तो विनम्र जो हो गए वही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, यानी कि वो विद्यार्थी का जीवन जी रहे थे, तब से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए थे। और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर, यानी कि उनके ललकार पर, उनके कहने पर स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी ने सिर्फ कहा ही होगा और वह स्कूल छोड़कर निकल आए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। काशी विद्यापीठ में उसके बाद जो कोई शिक्षा होगी वह वहाँ पर पूरी कर दी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। वो पहले से ही ऐसे थे, देश के लिए काम करने वाले। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 यानी कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। लोक सेवा मंडल चल रहा था, लोगों की सेवा करने वाला मंडल, लोक सेवा मंडल। तो उसमें वह शामिल हो गए, जुड़ गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, आजीवन उनके सदस्य रहे, सभ्य बन गए। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्धार यानी कि जिन्हें छू न सके वैसा, अछूत उद्धार, उसका उद्धार करना है, तो उसके कार्य में वह जुड़ गए। गांधी जी ने किया था, तो इसको देखकर, उससे प्रेरित होकर वह भी जुड़ गए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यानी कि सबको ले गए तो शास्त्री जी भी जेल में चले गए। यहीं से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। कब से? 1930 से 42 यानी कि 12 साल तक उन्होंने जेल यात्रा की थी। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 30 से 42 तक वह 7 बार जेल गए, कोई ना कोई कारण में जेल में चले गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी तीव्र इच्छा, देश के लिए काम करने की इच्छा उनमें थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी, यानी कि तब भी वह जेल में गए। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की सबसे लंबी जेल यात्रा थी, यानी कि उनके जीवन पर्यंत वह 3 साल तक जेल में जो रहे वह 1942 में। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यानी कि कोई एक कार्य लेकर वह बैठ नहीं गए, दूसरी और दूसरा भी कार्य वह लेते रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए, जिन्हें हम कमेटी कहते हैं,
हिंदी में उसे कमेटी कहते हैं, कमेटी। तो उसके सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों की दशा अच्छी है, बुरी है, मध्यम है, क्या चाहिए क्या नहीं, तो उसकी जो दशा की एक कमेटी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि हाजिर कर दी। पूरी लगन से इसमें उसने काम किए और क्या चाहिए क्या नहीं, किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं, तो वह पूरी रिपोर्ट बना दी, जिसमें जमींदारी उन्मूलन यानी जड़ मूल से जो नष्ट कर दे वह, वैसे विशेष जोर दिया। जो कोई ऐसा कार्य होते होंगे तो उन्हें जड़ मूल से ही निकाल देना है, जिससे वह फिर से हो नहीं, तो वैसे उन पर उसने ध्यान दिया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, यानी कि इलाहाबाद में भी वह जुड़े रहे थे। मैं समझता हूँ, मैं यानी कौन, शंकर दयाल शर्मा, समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। सब जान गए हैं और सबके अंदर क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को वह पहचान गए। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, ग्राम्य जीवन, ग्रामीण यानी ग्राम्य जीवन का बहुत अनुभव था। शहर में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, गांव में नहीं मिलता है, तो गांव में क्या क्या परेशानी होती है वो अनुभव उनका बता देते थे। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था, यानी कि जन सेवा का भी इलाहाबाद में क्या अनुभव हुआ वह जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और इनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। अच्छी तरह से वह जान गए थे कि क्या, कहाँ पर, कैसी, कब ज़रूरत पड़ेगी, और वह हाजिर कर देते थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किए गए। व्यवस्थापिका, प्रांत की व्यवस्थापना जो करनी है तो उसके लिए वह चुने गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। बीच में वह प्रधानमंत्री पद तक वह पहुंच गए, तब तक उसका असर रहा। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु, राज्य के लिए जो राजनीति जिन्हें पता है, चाणक्य की राजनीति हम कहते हैं ना, तो हम चाणक्य को देखते हैं और उसकी तरह से हम अपना राजनीति संभालते हैं। वैसे ही इंदिरा गांधी ये लाल बहादुर शास्त्री जी की चाणक्य नीति को अपनाते थे और उसे देखकर उन्होंने क्या किया, राजनीतिक गुरु मानते हुए, यानी कि गुरु मान लिया। कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, यानी कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर चलते थे।
लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर भगवान दास और बापू के कहने पर चलते थे, यानी कि उनकी राजनीति के ऊपर चलते थे। इंदिरा जी लाल बहादुर शास्त्री के राजनीति पर। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पदों पर रहे। वह उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर, यानी कि उनके कहने पर, वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता यानी निपुणता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता यानी जो हम कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो नहीं और कुछ अलग ही करें, वह यानी कि जो केवल कहने, सुनने या दिखाने के लिए ही हो, वैसा उन्हें औपचारिकता कहते हैं। तो वैसा उनमें नहीं था। से परे यानी अलग होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली, यानी कि पूरे देश में उन्हें लोकप्रियता मिल गई। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ये प्रधानमंत्री बन गए। देश की इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा सा काम करें, हम पूरी सफलता मिल जाती है। लाल बहादुर शास्त्री के साथ ऐसा ही हुआ। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। स्पष्ट यानी सच था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन यानी अस्पष्टता या भटकाव नहीं था, जिसकी वजह से किसी को भटकना पड़े, गोल गोल घूमना पड़े, वैसा कुछ नहीं था। उनकी सरल भाषा थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह यानी महत्व, सबसे ज़्यादा इन्हें महत्व दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, जहाँ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र, वह उन्हें दीक्षांत समारोह कहते हैं। तो दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए
कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। यानी कि उस समारोह में उन्होंने इस तरह से अपने विचार व्यक्त किए। कैसे? कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। माता पिता का बच्चा नहीं, लाल नहीं, दादा का पोता नहीं, और पहले हम इस देश के नागरिक हैं, यह सोचना चाहिए। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। हमें कुछ अधिकार देते हैं सरकार, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। कुछ कर्तव्य हमारे ऐसे होते हैं जिनका हम न चाहे भी हमें वो पूरा करना पड़ता है। बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। निजी यानी खुद की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तहत यानी उससे अधिक होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। आपको इनके शब्दार्थ और प्रश्न के उत्तर ढूंढकर रखने की ज़रूरत है, बराबर? तो आप शब्दार्थ लिखकर तैयार रहना। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न देखेंगे। ओके, थैंक यू।